अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर कब तक पहुंचेंगे और क्या इस दौरान जो मुज़ाकरात की बात होती है, पीटीआई के मुख्तलिफ लोग इस बात के बारे में जिक्र करते हैं, पीएमएलएन भी इससे इनकार नहीं करती, क्या नौबत आएगी भी इस्लामाबाद आने की? नहीं, प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद अरशद शरीफ कत्ल केस में हक़ाइक़ क्या है? जो कमेटी है तहकीकाती वो केनिया पहुंच चुकी है, उन्होंने वहाँ गुफ्तगू कर ली है वहाँ पे अन्य शाहिदीन के साथ। इसके अलावा क्या ये जो जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है, इससे क्या जर्नलिस्टिक कम्युनिटी मुतमिन है या नहीं है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करेंगे। आखिर में खातून सहाफ़ी की मौत पर शर्मनाक सियासत का हम जरूर जिक्र करेंगे। सदफ जो कि एक रिपोर्टर थी चैनल 5 की, एक हादसे के तौर पे वो जाँ बहक हुई और उसके बाद जो शेमलेस सियासत की जाती है, चाहे अरशद शरीफ हो चाहे सदफ हो, उनकी जो जान चली जाने के बाद हर पार्टी एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश करती है इश्यूज को। सहाफ़ियों को खुदा के वास्ते बख्श दीजिए एटलीस्ट उनकी मौत के बाद। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। इमरान साहब का लॉन्ग मार्च अब चौथे रोज में दाखिल होने जा रहा है। हम देखते हैं कि सुबह से लेकर कोई शाम को सूरज ढलने तक ये लॉन्ग मार्च किया जाता है। इसकी तादाद के बारे में ऑब्वियसली पीटीआई अपने दावे करती है, हुकूमत कहती है कि बिल्कुल उस तादाद में लोग नहीं निकले। बहरहाल इस पूरे इशू का जब नुक्ता इख्तिताम होगा वो होना है इस्लामाबाद में। वहाँ कितने लोग खान साहब लेकर आएंगे, उसके बाद वो कितना प्रेशर डलवा पाएंगे हुकूमत के ऊपर, ये देखना होगा। और ये सबसे बड़ी सवाल है कि वो यहाँ पहुंचेंगे कब तक। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कल गुफ्तगू की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने एक दोस्त के जरिए पैगाम भी भेजा कि मिलकर आर्मी चीफ की तैनाती कर लेते हैं। शहबाज साहब ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। मेरे जानने वाले हैं, कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए, तो मैंने उनको कहा कि किस इश्यूज के ऊपर? उनका जी 2 इश्यूज, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, जॉइंटली मशवरा करके अपना 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूं। दूसरा कि जी हम इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं, इलेक्शन अगर कोई हमें डेट दें हम दे दें। मैं बता रहा हूँ उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, जो कि जिससे कि मुल्क जो है किसी भी बहरानी कैफियत में ना आए। लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। मौजूदा सूरत हाल जहां इतना क्राइसिस है, इसमें कि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया तो है कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत मिलकर ये तैनाती के बारे में बातचीत कर ले, लेकिन कोई भी वजीर आजम अपने से इस्तेहकाक को छोड़ना नहीं चाहता। ना ही अगर खान साहब उस वक्त वजीर आजम होते वो अपने इस हक को तैनाती के छोड़ते। बहरहाल इमरान खान साहब से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में कहा कि मैं शहबाज साहब से क्यों बात करूं, उनके पास कोई ताकत ही क्या है, उनके पास इख्तियार ही क्या है। आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें, और फिर एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? इसके बाद इमरान खान साहब से, चूंकि वो कंटेनर पे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी बार बार जाके उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछा गया कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो तहरीक इंसाफ की तरफ से बात करेगा कौन, तो उन्होंने नाम लिया सदर आरिफ अलवी का। सिर्फ एक काम चाहता हूँ, इलेक्शन। अगर हुकूमत से कोई बातचीत करनी हो तो कौन करेगा आपकी तरफ से बातचीत? डॉक्टर आरिफ अलवी। परवेज इलाही साहब जो कि बड़े अहम इत्तेहादी हैं और बहुत करीब समझे जाते हैं, जो मुख्तलिफ हलकों के भी कोशिश करते हैं कि एक बैलेंस ब्रिज का किरदार अदा करें, उन्होंने इस हवाले पे अपनी रिवायती तरीके में बात कहा कि जी धरनों में मुज़ाकरात भी होते हैं और अभी भी वो हो रहे हैं। जो भी हो, लॉन्ग मार्च जितने भी हुए, मुज़ाकरात तो बैक डोर पे होते हैं ना, तो वो हो रहे हैं मुज़ाकरात। असद उमर साहब ने 29 अक्टूबर को कंटेनर से एक ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी अहम मीटिंग है जिसके लिए इमरान खान साहब को जाना पड़ रहा है लाहौर। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उससे सब लोगों ने ये इंप्रेशन लिया कि कोई बहुत बड़ी अहम मुलाकात के लिए खान साहब जो हैं ये कंटेनर छोड़ के लाहौर जा रहे हैं। खान साहब की आपको समझ आ सकता है कि इस वक्त जिस किस्म के हालात चल रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मीटिंग थी लाहौर जिसमें उनको पहुंचना था, तो उनको पीछे से वापस मुड़ना पड़ा है।
बहरहाल जी, ऐसे इंप्रेशन पहले सुनने में ये लग रहा था कि कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग है जो इस वक्त खान साहब ने अटेंड करी, लेकिन बहरहाल थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उन सब के लिए जो लाहौर में मेरी मुलाकात की अफवाहें फैला रहे हैं, हमारी वापसी की वजह ये थी कि लाहौर करीब था, हम पहले ही रात को सफर ना करने का फैसला कर चुके थे। पिछले 6 माह से मेरा वाहिद मुतालबा साफ शफाफ इंतखाबात के फौरी इनेकाद की तारीख है। अगर मुज़ाकरात हुए भी तो ये मेरा वाहिद मुतालबा रहेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने आकर बोला कि जी 1 महीने पहले भी परवेज खट्टक और फवाद चौधरी साहब उनसे राब्ता करते रहे हैं और मुज़ाकरात की बात करते रहे। राब्ता जो है तो ये पिछले दिनों में परवेज खट्टक साहब ने भी किया, फवाद चौधरी साहब ने भी किया। लोगों के आपस में तल्लुकात होते हैं, बातचीत होती है। ये बात उन्होंने भी कही कि जी आए बैठे, इनफॉर्मल जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया है, वो अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं, जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर है। मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। जो इससे अगली लाइन है ये बड़ी तवज्जो तलब है। और उन्होंने कहा सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन होगा। इसको जो हुकूमती लोग हैं वो इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो खान साहब हैं गालिबन ये केओस की बात कर रहे हैं या यहाँ इस्लामाबाद आकर कोई ना कोई जो इंतशार की बात कर रहे हैं। ये PMLN का बयानिया इस ट्वीट के बाद मंजर आम पर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब ने काफी अरसे बाद अपना चुप का रोजा तोड़ा। आज उन्होंने कहा कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ है जिसका कच्चा चट्टा कौम के सामने आ चुका है। आगे वो बोलते हैं कि इतनी बेदर्दी से झूठ बोलना पड़ा कि DGI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, कौम को सच बताना पड़ा। मजीद उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना इसे कोई फेस सेविंग देनी है, जिसके लिए बेताब है। वजीर आजम को अपनी तमाम तर ख्वाब जो तवज्जो है अवामी खिदमत पर मरकूज रखनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस्लामाबाद पहुंचने की टाइमलाइन क्या है? क्या जुमे के दिन आप लोग इस्लामाबाद एंटर होने वाले हैं या ये हफ्ता हो जाएगा? कोई जिस स्केड्यूल क्या है आप लोगों का? जो हमारा ओरिजिनल प्लान था हमारा वो तो यही था कि हम पहले दिन शाहदरा में खत्म करेंगे, दूसरे दिन गुजरांवाला में करेंगे, तीसरे दिन वजीराबाद में, और थर्सडे को जेलम पहुंच के फ्राइडे को हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हजारों लोग कंटेनर के साथ वॉक करते हैं और हम स्पीड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिर हादसों का खतरा बढ़ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली एक हादसा जो है वो कल हुआ, तो इसलिए हम और एहतियात करते हैं। तो हम एक तो उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो है, उतनी स्पीड है ट्रॉले की जितनी एक वॉक की है, लिहाजा हम 10 से 12 किलोमीटर से ज्यादा सफर नहीं कर पा रहे। और दूसरा, सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाद ये फैसला हुआ था कि खान साहब जब मगरिब की जब ये अंधेरा हो जाएगा तो उसमें हम ट्रैवल नहीं करेंगे, लिहाजा हम सिर्फ वही तकरीबन आप समझें कि 12:30 बजे से 6:30-7 बजे तक जो है वो एक ये ट्रैवल करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं और फिर अगले उस दिन उसी पॉइंट से दोबारा शुरू करते हैं। यूं लग नहीं रहा कि हम जुमे को पहुंचेंगे, बल्कि यूं लग रहा है कि हम अगले जुमेरात या जुमे को इस्लामाबाद आप पहुंचे। अच्छा, यानी कमोबेश 15 और दिन आपको लग जाएंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ मुझे, लेकिन ये जो चूंकि वो जो रिपोर्टर सदफ वाला वाकया आपने उसका जिक्र भी किया, थोड़ा सा मुझे बताएं फवाद साहब, अब आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं ऐसा कोई हादसा ना हो? बिकॉज ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसा हुआ। अब क्या नया SOP बना रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी मीडिया टीम्स के लिए जो कवर कर रहे हैं? आज हमने देखा पंजाब पुलिस भी लड़ पड़ी, वो कुछ रिपोर्टर्स को धक्के शक्के लगे। अच्छा, ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेट है। हादसे जो है उनको रोकना एक चैलेंज है। और एक आपको मालूम है, आपने खुद सारी उम्र देखा है, ये मीडिया में भी बड़े ओवर एंथुजियस्ट लोग हैं और ये इतना कई दफा अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और बिल्कुल जो है वो बड़े बड़े दलेर लोग हैं। सदफ भी वैसे उन्हीं लोगों में थी। इतना आपको पता है, जो स्पेशली ये जो रिपोर्टिंग है ना, ये लोग पैसे के लिए नहीं करते, ये एक इश्क का काम है, ये एक बड़ी मोहब्बत का काम है, डेडिकेशन का काम है। फील्ड रिपोर्टिंग तो इसके बगैर हो ही नहीं सकती, ना ही इसमें कोई बड़े पैसे भी कोई नहीं है, ना ही लोग ये फ्रेंकली पैसों के, ये एक बस लोग अपनी डेडिकेशन के लिए करते हैं। और हमने जो एहतियात है वो हर मुमकिन एहतियात जो है वो बरती है और उसको और भी हमने किया है। अनफॉर्चुनेटली फिर सबसे क्लैश हुआ, पुलिस वाले रोकते हैं कि आप
بھاگے نہ, زیادہ قریب نہ آئے. لوگ زیادہ قریب آنا چاہتے ہیں. کیمرہ مین جو ہیں اسپیشلی وہ اپنے ان کا ہوتا ہے کہ بہترین سے بہترین شاٹ وہ لے سکیں. سو اٹس اے کنٹینیوس اسٹرگل, ہر منٹ کی, ہر گھنٹے کی. صحیح بات ہے فواد صاحب, لیکن پھر بھی کوئی بیٹھ کر SOP پلیز بنا لیجئے, بیکاز یہ بھی اگر 15 دن اور آپ نے کہا جیسے لانگ مارچ چلنا ہے اور کوئی حادثہ نہ ہو. اچھا, جو 15 دن تک بات آگے چلی گئی ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اتنا لمبا مومنٹم بلڈ کر سکتے ہیں؟ ویسے اس کو چھوڑ دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ لانگ مارچ ہے یا ان کی ایک واک ہے, 15 دن میں اگر آپ لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں گھوم گھما کر کہیں سے بھی, یہ تحریکوں کی مومنٹم آپ کا خیال اتنا بلڈ کر پائیں گے؟ ہماری اسٹریٹجی اس میں یہ ہے کہ ہر جو حلقہ ہے وہ ہر حلقہ اپنے ورکرز کو لے کے آ رہا ہے. اس میں ہم یہ نہیں کر رہے کہ مثلاً گجرانوالہ میں لاہور کے ورکر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ وزیر آباد جائیں گے تو آپ کو گجرانوالہ کے لوگ نظر نہیں آئیں گے. وزیر آباد سے آگے جائیں گے, سیالکوٹ ہوں گے تو آپ کو وزیر آباد کے. تو ایک ہر حلقے کے لوگ جو ہیں وہ صرف نکل رہے ہیں اور وہ صرف جو ہیں وہ ساتھ ہیں, اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں. سو یہ ایک اس کا مومنٹم تو آلریڈی بہت بڑا ہے, اور اس مومنٹم کو یہ بڑھتا جائے گا جتنے لوگ جڑ رہے ہیں. اور اسپیشلی ہم جب نارتھ میں داخل ہوں گے جہاں پہ 100% سیٹیں یہ تو دیکھیے نا, یہ الیکشن میں بھی پہلے اب PTI نے یہ جو GT روڈ تھی جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, اب پچھلی دفعہ 2014 میں جب عمران خان نکلے تھے یہاں پہ تو گجرانوالہ میں لوگ نہیں تھے, لیکن اب تو یہاں پہ آخری شخص بندے کو دیکھنا ہی ناممکن ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں. سو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائے گی. گجرات میں چودھری پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں استقبال آپ لوگوں کا؟ یہ گجرات میں چودھری پرویز الہی صاحب, مونس الہی صاحب کریں گے, اور یہ وہاں پہ رات کو ہم چودھری صاحبان کے گھر پہ خان صاحب ٹھہریں گے. اچھا, انہوں نے کہہ دیا وہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ اسد عمر صاحب نے کل اپنے کنٹینر سے اعلان کیا کہ خان صاحب لاہور جا رہے ہیں کہاں ملاقات کے لیے. یہ ہمارے پاس آڈیو کلپ ہم نے چلایا بھی, ویڈیو کلپ. اس کے بعد خان صاحب نے ٹویٹ کر دی یہ کون ہے جو ہماری ملاقاتوں کی افواہیں پھیلا رہا ہے. تو وہ تو اسد عمر صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ہم ٹھیک ٹھاک سمجھدار اور ذمہ دار اسد عمر صاحب کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بیان دیا ہوگا. نہیں, وہ تھوڑی ساری جو ہے نا الفاظی میں ہیر پھیر ہو گیا. وہ ایکچولی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری اپنی ایک جو ہے وہ اسٹریٹجک میٹنگ ہے جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی, لیکن وہ میٹنگ میں اس وقت اتنا وہ چل رہا تھا سارا معاملہ کہ وہ اس کو دوسری سینس میں لے لیا گیا, اس لیے پھر خان صاحب کو کلیریفائی کرنا پڑا. اسد صاحب ایکچولی واز ریفرنگ ٹو انٹرنل پارٹی میٹنگ. اچھا, یہ بتائیے کہ چونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ آئیں گے, سر کسی فون کال کا انتظار تو نہیں کر رہے؟ جیسے نواز شریف صاحب کو گجرانوالہ پہ کال آ گئی تھی, ایسی کوئی فون کال کا انتظار تو نہیں کر رہے آپ لوگ؟ فون کال تو ہوتی رہتی ہے, وہ تو چلتی رہیں گی. وہ تو نہ بھی لانگ مارچ ہوتا چلتا رہتا, اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ جب 9 من تیل ہوگا تو سب کو پتہ چل جائے گا, اور ہم چاہتے یہی ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز, اور اس حکومت کو اناؤنس کریں اور ہم الیکشن کی طرف جائیں. باقی یہ فون کالیں درمیان میں آنا, ابھی تک آئی ہیں کوئی فون کالیں ابھی 3 دنوں میں؟ مستقل رابطے تو رہتے ہیں. اچھا, جو رابطے ہیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے, کیا گنجائش ہے؟ یہی بات ہو رہی ہے جو خان صاحب نے پہلے کل بھی کہا ہے, ایک ہی ہماری مطالبہ ہے, ایک ہی بات ہے کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں. لیکن فواد صاحب, آپ کے لانگ مارچ سے ایک دن پہلے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی, اور اس کو دیکھ کر تو بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی فون کال جو ہے آپ کی خواہش کے مطابق کوئی اس کے نتائج آنے والے. وہ تو بڑا کلیئر میسج تھا, آلموسٹ لائک اگر میں اس کو کہہ دوں کہ انف از انف. ڈیلی ٹائمز نے اس کی ہیڈ لائن بھی لگائی تھی, آپ کا بڑا فیوریٹ اخبار ہے آج کل. وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ پریس کانفرنس میں وہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ الیکشن کروانے میں, تو پھر لانگ مارچ کیوں کرنا تھا؟ 1 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ رابطہ کیا کہ بھئی جو فیوچر کی تقرری کرنی ہے اس میں خان صاحب نے کہا 3 نام ہمارے لے لیں اور مل کے تقرری کر لیتے ہیں. خان صاحب نے ویسے مانا تو نہیں, انہوں نے کہا کہ میں ان سے کیوں کہوں گا, لیکن وہ ایک کہتے ہیں کہ بڑے ہمارے بیچ کے بزنس کے ایک بزنس مین دوست نے یہ بات چیت کہی تھی. تو کیا یہ ہوا ہے ایسا؟ خان صاحب کو آپ بھی بڑا قریبی جانتی ہیں, اور ان کا سٹائل نہیں ہے اس طرح کے بارگینز کرنا, نہ ہی وہ جو ہے وہ کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے, ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنا جو خطاب کیا تھا پارلیمنٹ سے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مشاورت وسیع ہونی چاہیے, اور میری ذاتی رائے میں
تو شہباز شریف کو یہ کر لینا چاہیے تھا. اس سے اچھی کیا بات ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہ ہو, بڑے جو ڈیسیجن میکنگ ہے ہماری پولیٹیکل اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کنٹروورسی نہ ہو. اور اگر شہباز شریف صاحب کو عمران خان نے نہیں, کسی نے بھی یہ راستہ دیا تھا, سجیشن دی تھی, پریزیڈنٹ نے تو پارلیمنٹ کے سامنے خطاب میں یہ بات رکھی تھی. اس کو نہ مان کے انہوں نے کوئی عقل مندی تو نہیں کی. لیکن وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے نا, اگر ٹیبل ٹرن کر لیں, آپ حکومت میں ہوتے, آپ سے کوئی اپوزیشن میں کہتا تو میرا خیال ہے آپ بھی کوئی اس کو اتنی لفٹ نہ کراتے آئیڈیا کو. وزیر اعظم کسی لیجٹیمیسی میں آیا ہو نا, یہ وزیر اعظم آکشن میں آیا ہوا ہے. آکشن حکومت کی ایک لیجٹیمیسی اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ کی لیجٹیمیسی, اس میں بڑا فرق ہے. آپ پولیٹیکل ریالٹیز کے ساتھ آپ جوڑ کے لیجٹیمیسی طے کرتے ہیں نا. اب یہ تو جو لیزر ٹرسٹ تھی وہ بھی جو ہے وہ تو پولیٹیکلی الیکٹ تو ہو گئی تھی, وہ 20 دن نہیں نکال سکی. آپ نے جو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ لیجٹیمیسی جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کسی آفس کی. شہباز شریف کا اس وقت سب سے بڑا, دیکھیں نا آج نواز شریف ٹویٹ کر رہے ہیں. نواز شریف کا اپنے بھائی کی گورنمنٹ کے اوپر اعتماد یہ ہے کہ وہ لندن سے پاکستان واپس گیا. ان کے اپنے بیٹے, ان کے اپنے خاندان کا, اپنے والد کی حکومت کے اوپر یہ اعتماد ہے کہ وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. جب آپ کی لیجٹیمیسی اتنی کمزور ہو, جب آپ کی حکومت کا یہ حال ہو کہ آپ کا اپنا خاندان ہی آپ پہ یقین نہیں کر رہا, تو پھر وہ حالات اور ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ نہیں, وہ ایک عمومی حالات تو نہیں. صحیح. اچھا, اسلام آباد آ جاتے ہیں آپ لوگ, پھر H9 پارک میں بیٹھیں گے, سوری H11 پارک میں بیٹھیں گے یا E9 پارک میں بیٹھیں گے, کہاں بیٹھیں گے؟ کیونکہ ریڈ زون تو حکومت نے اب بہت زیادہ وسیع کر دی. میرا خیال ہے 2-3 ہی سیکٹرز ایسے اسلام آباد کے بچے ہیں جو ریڈ زون میں نہیں ہیں, باقی تو سارا اسلام آباد آلموسٹ اب ایک ریڈ زون ہے. حکومت کے بس میں ہو وہ پورے پاکستان کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دے, وہ تو ان کے بس میں نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کراؤڈ اتنا بڑا ہوگا اسلام آباد میں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا یہ irrelevant ہو جائے گا. یہ کراؤڈ اتنا بڑا ہوگا کہ یہ H9 پارک میں بیٹھے ہیں, G9 میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کو فرق ہی نہیں پتہ چلے گا دونوں میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کراؤڈ بہت بڑا کراؤڈ انشاءاللہ. یہ جو خان صاحب نے آج ٹویٹ بھی کی, انہوں نے کہا جی کہ سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہوگا نرم انقلاب یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن قسم کا انقلاب ہوگا. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ جب خون ریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا مین اسٹریم لیڈرشپ, تو پھر کان کھڑک جاتے ہیں. حکومت پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے انٹینٹ سے آ رہے ہیں کہ آپ نے کیوس مچانا ہے, اوپر سے خان صاحب نے ٹویٹ میں خون ریزی کا لفظ استعمال کر دیا. اب اس کو استعمال کرے گی حکومت آپ کے خلاف بھائی کہ آپ کے تو پہلے ہی عزائم یہ ہیں. وہ گنڈا پور صاحب کی آڈیو بھی ماشاءاللہ جو لیک ہوئی ہے اس کو ملا کے دیکھیں تو یہ خون ریزی کا کیا پی ٹی آئی جو ہے, پھر باوڈا صاحب بھی بات ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں لاشوں پہ لاشیں گریں گی, تو یہ کیا ٹویٹ ہے؟ ابھی تک تو ہمارا جو جلوس ہے نا اس میں ARY کی سب سے ایکسٹینسو کوریج ہے. آپ اپنی ٹیم سے پوچھیں, قادر سے پوچھیں, باقی لوگوں سے پوچھیں کس قسم کا کراؤڈ ہے. وہاں پہ عورتیں آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, فیملیز آ رہی ہیں. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے وائلنس. یہ جو خان صاحب نے اب شام کو بھی تقریر کی ہے اور انہوں نے ایکسپلین کیا اپنی ٹویٹ کو, اس انہوں نے کہا ہے کہ میں خمینی کا انقلاب تھا اور ایک بیلٹ کا انقلاب ہے. ہم بیلٹ کے انقلاب کی بات کرتے ہیں اور ہم ایران کے یا جو خمینی کا انقلاب ہے یا دوسرے جو انقلاب ہے ان کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے. لہٰذا پاکستان کی بہتری یہ ہے کہ ہم بیلٹ کے انقلاب کی طرف بڑھیں اور اسی کے لیے ہماری اسٹرگل ہے. یہ آج عمران خان صاحب نے جو 25 مئی کے احتجاج کے خلاف توہین عدالت کیس میں جواب جمع کروایا اور اس میں جو ہمیں دیکھا جو جواب ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اگر ریڈ زون بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 100% ریڈ زون کے اندر چونکہ جانے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ تو لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کے امکانات ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی سینئر قیادت کی جانب سے کسی یقین دہانی کا بھی علم نہیں ہے. یہ دلچسپ جواب لگا. کیوں خان صاحب کو علم کیوں نہیں ہے اگر یقین دہانی کرائی گئی ہے ان کے وکلاء کے ذریعے کہ بھائی خیال رکھا جائے گا اور فیصلے کی تعمیل کی جائے گی, تو یہ کیا ایشو ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ 25 مئی کی رات کو ان کی ایک میٹنگ ہونی تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ کو, ڈاکٹر بابر اعوان کو, فیصل کو, ان لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ادھر CDA میں. لیکن جو حکومت ہے وہ عامر کیانی کو اور ان لوگوں کو وہ انہوں نے تحفظ دینے سے انکار کر دیا کہ اگر وہ وہاں آئیں گے تو وہ ریسٹ نہیں ہوں گے. لہٰذا وہ 4 بجے وہ میٹنگ ہو ہی نہیں سکی تھی جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کرنے کو. تو آئی تھنک دے مسٹ بی ریفرنگ ٹو دیٹ, کیونکہ وہ فارمل
कन्वे जो था वो नहीं हो सका था हमारी लीडरशिप को, क्योंकि वो जो उनकी मीटिंग थी गवर्नमेंट की और इनकी वो हो ही नहीं सकी थी। गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया आमिर कानी को कि हम लाजमन वो अरेस्ट, वो हर एक को तो अरेस्ट कर रहे थे उस वक्त, तो इसलिए वो कोई उस वक्त वो मीटिंग कुडंट टेक प्लेस। अच्छा, आप लोग इस्लामाबाद आ जाते हैं तो फिर क्या ये लॉन्ग मार्च क्या धरने में कन्वर्ट होगा, और ये धरना कई दिनों का हो सकता है? धरने का है तैयारी, वो प्लान? तैयारी सारी है, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ता है मामला। ठीक है, तो वैसे फवाद साहब अगर धरना होगा तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत रेड जोन से बाहर ही होगा ना, तो उसमें तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कहेंगे बैठे रहे आप बेशक 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और अगर रेड जोन में आप जाएंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, तो बड़ी ये थिन लाइन नहीं है आप लोगों के लिए ऑपरेट करने के लिए इसमें? इसके हमारे यहाँ अभी क्राउड पे डिपेंड करता है कितना बड़ा क्राउड होता है। अगर बहुत बड़ा क्राउड हो तो जाएगा फिर, और वैसे भी कोर्ट जो है वो एक लिमिटेड हद तक ही इसको जो है वो लिमिट कर सकती है ना। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद। वो कह रहे हैं उनको नहीं लगता कि इस जुमे को या हफ्ते को वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, उनको लगता है इससे अगले जुमेरात तक के वक्त तक का वक्त चाहिए होगा, जितनी बड़ी तादाद में और जितनी वो स्लोली आ रहे हैं। अभी जो लंबा एक तवील जो इंतज़ार है, क्या इस पे वो किसी फ़ोन कॉल के मुंतज़र है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स तो आती रहती हैं, बातचीत भी होती रहती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अरशद शरीफ कत्ल केस में जो नई डेवलपमेंट आज ये हुई है कि हुकूमत ने जुडिशल जो कमीशन है उसके बनाने की मंजूरी दे दी, और आज जो खबर हमारे सामने आई कि जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी कमीशन है जो कि बनाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा साहब के जरा थोड़ा सा अगर हमने बैकग्राउंड देखना हो तो ये मदद मिलती है हमें 14 अगस्त 2009 की इस खबर से। जस्टिस शकूर पराचा साहब ने रिजाइन किया था और ये रिपोर्ट किया था उस वक्त के डॉन ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो रिजाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अवॉइड करें वो तमाम जो रेफरेंसेस उनके खिलाफ बने थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा था कि चूंकि उन्होंने ओथ लिया है 3 नवंबर में पीसीओ के तहत और कुछ अलेजिड करप्शन केसेस भी थे, सो इस वजह से उनको एक रेफरेंस में इंडाइट किया गया था और वो करप्शन का रेफरेंस था। उसके बाद जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया था। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है शकूर पराचा साहब का। बहरहाल उसके चंद ही घंटों बाद अरशद शरीफ साहब के जो खानदान है, जो कि उनकी वालदा उनकी इस वक्त सरबराह है, इस कमीशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो कहती हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाए गए इंक्वायरी कमीशन को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के अपने जारी करदा बयान से मुतसादम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मेरे बेटे शहीद अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पर सियासत मत खेली जाए, बल्कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए ताकि इंक्वायरी कमीशन पर खानदान और सहाफ़ी बरादरी का एतमाद कायम हो सके, क्योंकि जिस कर्ब से शहीद अरशद शरीफ का खानदान गुजर रहा है इसमें मजीद इजाफे की बजाय इंसाफ की मुकम्मल तकमील को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि जिस हुकूमत ने शहीद अरशद शरीफ पर मुल्क भर में कई बगावत के मुकदमात दर्ज कराए और अपने वतन की जमीन तंग कर दी, जिसकी वजह से शहीद को मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा और वहां से भी उनको बेदखल होने पर मजबूर किया गया, आज वफाकी हुकूमत ने अपने 2 मातहत सरकारी अफसरान और एक रिटायर्ड जस्टिस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया है। क्या इससे किसी भी किस्म की आजादाना तहकीकात की तवक्को मुमकिन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ फौरी तौर पर अपने जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन की तश्कील नौ को मुमकिन बनाएं। उन्होंने PFUJ समेत मुल्क भर की साफी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा है कि शहीद अरशद शरीफ का खून नाहक किसी भी सूरत नहीं रहेगा और ना हम ये होने देंगे और अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सो आज जो है ये कमीशन बनाया गया जिसके ऊपर ना ARY की इंतजामिया को एतबार है, ना शहीद अरशद शरीफ के खानदान को एतबार है, इसलिए इसके बनने से पहले, इसकी फैक्ट फाइंडिंग से पहले ही, रिपोर्ट से पहले ही इसकी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो मशकूक हो गई है। और ये मशकूक क्यों हुई है? बिकॉज ये जो हुकूमत है ये मुसलसल शुरू से ही ताल्लुकात चूंकि ठीक नहीं है ARY से इनके, और वो अपनी ARY के लिए जो पसंदीदगी है उसको कभी भी नहीं छुपाते, बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रंट फुट पे आके उसका इजहार भी करते रहते हैं। ये तमाम गुफ्तगू शुरू हुई उस वक्त जब मरियम साहिबा ने एक दफा अपने जलसे के अंदर मुखातिब किया और इल्जामात लगाए, और एक मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ARY का माइक हटवाया और कहा कि इसको यहां से उठा ले, तो उन्होंने अपनी जो पसंदीदगी थी ARY के लिए वो बड़ी वाज़ेह कर दी थी।
मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा, आपके रोज झूठे इल्जामात से हकायक बदल नहीं जाएंगे। ये ARY का माइक उठा लें इनसे। क्योंकि ARY तो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज। एक चैनल जिसका नाम ARY है। आपने लगाए हम पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात। FBR से पूछे, क्या आपके मालिक सलमान इकबाल ने 12 अरब का टैक्स नहीं चोरी किया? क्या उन्होंने बिडिंग के बगैर क्रिकेट के राइट्स नहीं लिए इमरान खान से? क्या उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर अपना शेयर नहीं रखा? क्या वो गोल्ड के स्मगलर्स नहीं है? इमरान खान से उसने 40 अरब का फायदा उठाया हुआ है। मोहतरमा, हम देते हैं आपको ओपन फोरम ARY न्यूज पर कि आप कीजिए अपनी मर्जी के किसी भी प्रोग्राम का इंतखाब। काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ, वसीम बदामी, खाबर घुमन, इकरारुल हसन या अपने किसी भी पसंदीदा एंकर पर्सन के साथ पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब में कीजिए आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां सदर CEO ARY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल देंगे आपके तमाम सवालात के जवाब बराह रास्त आपकी मुंतखब करदा जगह पर। तो अब आइए और सामना कीजिए, वरना ये झूठे इल्जामात लगाना बंद कीजिए। उस वक्त ARY न्यूज ने ऑफर इसलिए दी थी क्योंकि मुसलसल एक बिल्डअप हो रहा था मुख्तलिफ बयानात का, और ये बहुत सारे सवालात उठाए गए थे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। PMLN ने बॉयकॉट किया हुआ था और ये बॉयकॉट को डायरेक्टली मरियम नवाज साहिबा खुद लीड कर रही थी। तो ये एक ऑफर की गई थी कि अगर कोई सवालात हैं तो बैठकर उसका जवाब आप हमसे ले सकते हैं, अपनी मर्जी के जो भी प्लेटफॉर्म है आप उसको चुन लीजिए। लाइव आना है तो लाइव कर लीजिए, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। सो ये एक पूरी हिस्ट्री है जो ARY और PMLN की हुकूमत की है, और किसी से ढकी छुपी नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें तो याद भी आपको क्या कराना। फिर उसके बाद ये होता है कि अरशद शरीफ साहब का जब इंतकाल होता है, उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है। ना कोई कमीशन की इस वक्त कयाम उस वक्त हुआ, ना कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हुई, ना यहां से जो 2 रुकनी कमेटी केनिया पहुंची है वो वहां पर लैंड की। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि नून लीग के जो मेन स्ट्रीम सरबराहान हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, वो आकर एक लंबी चार्जशीट पेश करते हैं जहां पे वो खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, और उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो पूरा मामला है इसका तो लेना देना डायरेक्टली ARY से है। जरा सुनिए क्या इल्जामात लगाए बगैर किसी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के। बाय द वे, खुर्रम जो है, जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजिम है। वो जो फार्म हाउस है उसके मुतालिक भी जो है वो आपको 1-2 दिनों में जो है वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। वकार नामी जो शख्स है उसका इस सारी स्टोरी में जो है वो क्या किरदार है, फायरिंग गाड़ी पे कहाँ पे हुई है, उसके बाद गाड़ी रुकी क्यों नहीं है, गाड़ी को कहाँ पे ले जाया गया है, ये सारी चीजें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे 2 जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल। वो बाहर किस तरह गए, खुद कहा इन्होंने, मैंने उनको भेजा है। उनको बुलाया जाए, एक बंदा कह रहा है कि मुझे पता है कि किसने जो है उनको धमकाया, डराया, और फिर मैंने उनको बाहर जाने का मशवरा दिया। किसने दुबई या जब कहीं से कीनिया भिजवाया, इसमें तो उनके पहले एम्प्लॉयर का नाम भी आ रहा है। और फिर अरेंज किसने किया आगे उनका कीनिया जाना, उनको भी पाकिस्तान लाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। ये आपको याद करा दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस वक्त हो रही थी जिसमें अरशद शरीफ साहब का जनाजा उठाया जा रहा था, यानी कि इस दौरान नून लीग की ये जो सीनियर क़यादत है इनको पता चल चुका था कि कौन है इस पूरी वारदात के पीछे। याद करा दें आपको, कोई भी इसमें अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई थी। सो ये जो इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, इसकी क्या लेजिटिमेसी है, इसके पीछे इंटेंट क्या है, हमें जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खदशा है वो कितना लेजिटिमेट है, ये इनके बयानात से आप देख सकते हैं। बहरहाल जी, सलमान इकबाल साहब ने इस पे जवाब दिया, वो हम आपके सामने पेश किए देते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अरशद शरीफ को धमकियां दी जा रही थी और उनकी जिंदगी को खतरात लाहक थे। उन्होंने इन धमकियों के पेश नजर तहफ्फुज की फराहमी के लिए हुकूमत और मुतल्लिका महकमों को मुतअद्दिद खतूत लिखे, लेकिन मदद की बजाय अरशद शरीफ के खिलाफ गद्दारी समेत मुतअद्दिद मुकदमात कायम कर दिए गए। इन मुकदमात और गिरफ्तारियों के वारंट्स के बायस अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। एक दोस्त होने के नाते हम अरशद शरीफ और उनके फैसले के साथ खड़े हुए और हमारे इदारे ने ट्रैवल प्लान में उनकी मदद की। क्या ये जुर्म है? जब से इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आई है, मुझे बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। FBR, FIA, पेमरा और SECP जैसे इदारों को मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझ पर भी गद्दारी समेत मुतअद्दिद मुकदमात कायम कर दिए गए हैं और मेरी गिरफ्तारी के लिए वारंट्स भी जारी कर दिए गए हैं।
हुकूमत के इन हथकंडों और सहाफियों पर जबर और अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाइस में गुज़श्ता 6 माह से पाकिस्तान नहीं आ सका। इनके खिलाफ मरीम नवाज ने जो मुहिम शुरू की वो अब विफाकी हुकूमत के दीगर वज़रा ने जारी रखी हुई है। अरशद शरीफ के कत्ल के मुतालिक विफाकी वज़ीर दाखिला के मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात भी इसी मुहिम का हिस्सा हैं। अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। विफाकी हुकूमत बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है और इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि मैं साजिश का हिस्सा हूं। कहा गया कि मुझे भी अरशद के कत्ल में शामिल तफ्तीश किया जाए। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की तहकीकात पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो मुझे भिजवाया जाएगा। मेरा मुतालबा है कि इसकी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हकूक की निगरानी में गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। मैं इसके साथ मुकम्मल तावन करूंगा ताकि इस कत्ल के पीछे सच लाया जा सके और उसके जिम्मेदारों को अदालत के कटहरे में लाया जा सके। आज जो तहकीकाती कमेटी केन्या पहुंची है, पहली दफा उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो थोड़ी सी उसके डिटेल्स सामने आ रही हैं और वो उसमें जो मेजबान है वकार, उनकी स्टेटमेंट जो सामने आई है वो कुछ यूं है कि अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से कयाम पजीर थे। सलमान इकबाल ने नहीं बल्कि किसी और दोस्त ने अरशद शरीफ की मेजबानी का कहा था। वकार साहब कहते हैं कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। उन्हें नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर खाने पर मदऊ किया था। वाकये के रोज अरशद ने लॉज पर 7 खाना खाया, जिसके बाद अरशद शरीफ भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले। फिर आधे घंटे बाद गाड़ी में फायरिंग की इत्तला आई। लॉज से निकलने के लिए 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता, फिर सड़क शुरू हो जाती है और सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कच्चे पत्थर रखे हुए थे, कुछ पत्थर रखे हुए थे। पत्थरों को क्रॉस करते ही फायरिंग हो गई। मैंने खौफजदा होकर गाड़ी भगा ली। वो कहते हैं जी कि वाकया उनको शनाख्ती गलती का ही लगता है और मजीद जो इस हवाले से बयानात हैं आपने ये देख लिए हैं। सो बहरहाल आज पहली मर्तबा उस 2 रुकनी कमेटी ने थोड़ी तहकीक की है और ये बयानात सामने आए हैं। इससे पहले एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हमने स्ट्रिंग देखी, ये मालूमात हुकूमत के पास कहां से आई, ये एग्जैक्ट डिटेल्स उन्हें कौन बता रहा है और इस डिटेल्स के बेसिस पे क्या पहले ही अगर उन्होंने ज़हन साजी कर ली है तो फिर ये कमीशन बनाने का एक जो ड्रामा या जो प्रिटेंस है इसको छोड़ दीजिए और बता दीजिए कि भाई आपका ही जो कोलीग है अरशद शरीफ, जिसको आपने मदद करके मुल्क से बाहर भगवाया, उसको मारने वाले आप ही हैं। बहरहाल जो ये कमीशन हुकूमत ने बनाया उसको तो शहीद की फैमिली ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। सो उसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसको ना खानदान एक्सेप्ट करेगा और ना ही ARY में उसके कोलीग्स। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। सदफ के बारे में बात करेंगे चैनल 5 की रिपोर्टर। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जो सहाफ़ी बरादरी है उसके लिए बड़ा सख्त वक्त आजकल है। ये एक रिपोर्टर थी सदफ नईम, चैनल 5 से वो मुंसलिक थी और कल हमें ये अफसोसनाक खबर मिली कि सदफ जो थी वो कंटेनर पे खान साहब के जब चढ़ रही थी तो वहाँ से उनका पैर फिसला, वो नीचे गिर गई और कंटेनर के नीचे आकर वो दम तोड़ गई। रिपोर्टर्स और ख़ासतौर पे ख़वातीन रिपोर्टर्स के लिए फील्ड के अंदर इतने नामसाइद हालात होते हैं और ऐसे में हम देख सकते हैं कि सदफ कितनी तंदही से अपना जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो कंटेनर जहाँ से स्टोरी ब्रेक होनी है, जहाँ से हम इंटरव्यू होना उस तरफ जा रही हैं। लेकिन इससे बहुत बड़े सवालात भी उठते हैं कि फील्ड के अंदर काम करने वाले रिपोर्टर्स के लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, जो इदारे हैं वो कैसे इस बात को इंश्योर करते हैं कि इस तरह के हादसे ना हो। जो सियासी जमातें जिनके ये इवेंट्स कवर करने जाते हैं रिपोर्टर्स, खासतौर पे खवातीन, वो कैसे इंश्योर करते हैं कि इनकी वेल बीइंग रहे। इसके बाद ये हुआ कि जैसे ही वाकया सामने आया तो फिर इस पर एक भौंडी सियासत शुरू हो गई। जैसे हम अरशद साहब की इशू के ऊपर भी देख रहे हैं, एक बड़ी 3rd क्लास किस्म की सियासत है, इसके ऊपर भी सियासत शुरू हो गई। सबसे पहले तो ये हुआ कि ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि गालिबन धक्का दिया गया है सदफ को, और उसके बाद PMLN ने इस हवाले से ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि भाई ये चेक कराया जाए, इस बात का तयन किया जाए कि क्या आया ऐसा ही हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने पहले से जो है फुर्ती दिखाते हुए कहा कि मौके पे मौजूद सहाफ़ियों के इंकशाफात के बाद मामला मशकूक हो गया है। पंजाब हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है कि एक बेगुनाह खातून रिपोर्टर की दर्दनाक मौत की तहकीकात कराए। पंजाब हुकूमत अपनी कानूनी और इंसानी जिम्मेदारी पूरी ना की तो विफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। उनका ये भी कहना था आगे बढ़ के कि भाई जो साथी सहाफ़ी हैं उनका बयान है कि सदफ को धक्का दिया गया और जिसे धक्का दिया है उसको गिरफ्तार किया जाए। फिर हमने देखा कि सदफ के जो खावंद हैं उन्होंने ये लिख कर दे दिया कि मुकदमा और पोस्टमार्टम नहीं कराना उन्होंने, और
उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना लीजिए, जो कि पंजाब हुकूमत ने बना ली है, लेकिन उन्होंने इसको एक एक्सीडेंट समझते हुए कहा कि वो मजीद तहकीकात नहीं कराना चाहते। उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से भी लोग गए ताज़ियत करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है कि भाई आप रिपोर्टर्स को इज्जत दे रहे हैं और उनके घर वालों के दुख में जाके शामिल हो रहे हैं। इमरान खान साहब भी गए। और उसके बाद जो सबसे इसका हार्टलेस एंगल है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पे जो 50 लाख इमदाद का ऐलान किया, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे सदफ के जो 2 बच्चे हैं उनके घर वालों को जो इनिशियल अखराजात हैं वो उठाने के में मदद ज़रूर मिलेगी। ऑब्वियसली वो खातून वापस नहीं आ सकती, बच्चों की माँ वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये 50 लाख रुपए ज़रूर उन घर वालों की थोड़ी सी मदद ज़रूर कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि हम उनकी बेटी निमरा नईम और उनके शौहर को सरकारी महकमे में मुलाजमत देंगे। हम मरहुमा को वापस नहीं ला सकते, लेकिन फैमिली की देखभाल करेंगे। मुरसलाई साहब ने भी कहा कि भाई इमरान खान साहब से भी उन्होंने 50 लाख दिलवा दिए हैं उनकी हिदायत पे पंजाब हुकूमत की तरफ से। लेकिन आपको पता